गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले तक हम लोगों ने बायो के सिलेबस का मैक्सिमम जो पोर्शन है या मैक्सिमम पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। बायो का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बस एक चैप्टर जो है वो आपका रिमेनिंग है। दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये चैप्टर जो है ये रिवाइज सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। दिस विल नॉट गेट काउंटेड इन द फाइनल असेसमेंट, मतलब कि इस चैप्टर से जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के पर्पस से कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग उस हिसाब से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर हमको अपने अर्थ, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे अर्थ पे या हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ और एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये हमको हमारे एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के लिए अवेयर बनाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि out of all the planets that we are having in our solar system, the earth only has the power of supporting life, ठीक है। मतलब कि जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में, सभी 8 प्लैनेट्स के अंदर सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। हम लोग ऐसा किस लिए कह सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोगों को बाकी प्लैनेट्स में लाइफ के होने का जो प्रूफ है वो मिला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ अर्थ जो है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। अब अर्थ में ऐसा है क्या कि अर्थ ही सिर्फ लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, रहने के लिए उसको जगह चाहिए, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कौन करता है? उसको फुलफ़िल कर सकता है अर्थ, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब हमारा जो प्लैनेट है, हमारी ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल कर रहा है, उस तरीके से अर्थ जो है वो लाइफ को ईजिली सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो अर्थ का वो पार्ट, ठीक है, अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। Okay, again I am repeating, the part of the earth that can support life is known as the biosphere, ठीक है। अब ये जो बायोस्फीयर है ये ओशियन की डेप्थ से शुरू हो सकता है और हमारे अर्थ के सरफेस पे इवन उसके ऊपर भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर वो रीजन है जो कि हमारी अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये जो बायोस्फीयर है ये बेसिकली 3 डिविजन्स बोल सकते हैं या 3 हम लोग क्या कहना चाहिए, रीजन्स कह सकते हैं। 3 डिविजन्स या 3 रीजन्स में बेसिकली बायोस्फीयर जो है वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। फर्स्ट इज द लिथोस्फीयर, ये सब आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड इज द हाइड्रोस्फीयर, and third is the atmosphere, ठीक है। तो बायोस्फीयर के बेसिकली 3 डिविजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर दैट इज पर्टेनिंग टू द लैंड, हाइड्रोस्फीयर दैट इज पर्टेनिंग टू द वाटर एंड एटमॉस्फेयर दैट इज पर्टेनिंग टू द एयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीनों डिविजन्स हैं ये अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमको सरवाइव करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। अब
ये जो तीनों हम लोगों ने रीजन्स देखे या डिविजन्स देखे हैं, ठीक है, इनमें या ये कहना चाहिए कि कोई भी जो बायोस्फीयर है, ठीक है, बायोस्फीयर में हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, चाहे एक बड़ा सा हाथी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट से लेकर के लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे दूसरे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स जितने भी हैं, सारे के सारे दे आर नोन एज द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो कोई भी बायोस्फीयर जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरैक्शन प्रोड्यूस करता है, और दोनों के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तभी बायोस्फीयर भी जो है वो बन पाता है। ठीक है, अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन हम लोगों ने जो चैप्टर का टाइटल है उसके बारे में बात नहीं किया, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सब के बारे में बात की, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली ऐसे लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बायोस्फीयर के अंदर या हमारे नेचर के अंदर, जो कि हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी ऐसी दूसरी लिविंग एंटिटी हो सकती है कि जिसका यूटिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन दूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर विच आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमको अर्थ से मिलते हैं तो इनको कई बार हम लोग अर्थ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस बेसिस पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो द नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द inexhaustible resources and the exhaustible resources। ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हम लोग अबंडेंस के बेसिस पे, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितने अबंडेंटली अवेलेबल है, उस बेसिस पे हम लोग इनको दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये सेल्फ रिप्लेनिशिंग होते हैं, इनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, सेल्फ रिप्लेनिशेबल होते हैं ये। ठीक है, मतलब खुद को अपने आप को बार बार रिप्लेनिश करते रहते हैं, रीन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है इसके कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा, इसकी कैटेगरी में आ जाएगा एयर, वाटर
एंड सोलार एनर्जी। ठीक है, एयर, वाटर और सोलार एनर्जी को हम लोग इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मानते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ कि वाटर जो है अब वो धीरे धीरे एग्जॉस्टिबल बनते जा रहा है, क्योंकि वाटर का हम लोगों ने कभी भी प्रॉपर यूज़ नहीं किया। वाटर हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब यूज़ करने से भी ज़्यादा हम लोग वाटर को वेस्ट करते हैं। तो वाटर जो है वो भी अब इनएग्जॉस्टिबल से धीरे धीरे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की तरफ। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, और एक समय के बाद में ये जो रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं या धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं ये भी अगेन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या है कि दोबारा से रीन्यू किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनको दोबारा से रिप्लेनिश या दोबारा से रीन्यू इनको हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और सॉइल, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा? फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स जो है ये आ जाएंगे नॉन रिन्यूएबल में। उसके अलावा जितने भी डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, सोना, चांदी, आयरन ओर, ठीक है, और जितने भी टाइप के डिफरेंट बॉक्साइट का ओर होता है, ठीक है, कॉपर के ओर होते हैं, तो ये जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा चार्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये पूरा चार्ट जो है ये आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आप लोगों को आज शाम तक मुझे इसको सेंड करना है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करते हैं। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर का जो टॉपिक है, ठीक है, एयर जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो अर्थ पे सरवाइव कर पाती है। ठीक है, तो एयर का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अंटिल देन आप लोगों का होमवर्क है कि ये जो चार्ट है इसको नोटबुक में बनाना है। नोटबुक में बना करके आज शाम तक मुझे आपको इसको सेंड करना है। अंटिल देन अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को समझाया उसमें कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।